हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 क्लास 12 के हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में समझेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के आधार पर किसी दो पदों का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हिंदी व्याकरण के आधार पर किसी वाक्य में 4 प्रकार के विकारी पदों का प्रयोग किया जाता है। इनके नाम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण। दूसरा प्रश्न है, वाक्य विश्लेषण से क्या आशय है, यानी क्या मतलब है। वाक्य विश्लेषण का मतलब है कि वाक्य के विभिन्न अंगों का यथासंभव विभाजन करके उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करना। इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। विराम चिन्ह क्या है? प्रमुख विराम चिन्हों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, लिखित भाषा में भाव अनुरूप अर्थ अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों के नाम इस तरह से हैं, जिसमें पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक विराम, विस्मय बोधक चिन्ह, अल्प विराम एवं अर्ध विराम होता है। सरल वाक्य से क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या मतलब है, सरल वाक्य क्या होता है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, सरल वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। इसमें कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, रेखा खाना खा रही है, यहाँ एक उद्देश्य एक विधेय है, जबकि रेखा और मीरा खाना खा रही है, वाक्य में दो उद्देश्य है व दो विधेय है। एक और प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रही हो। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित एक अन्य गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कुसुम ने कहा कि वह कल भोपाल जाएगी। इसमें एक प्रधान और एक उपवाक्य जुड़ा हुआ है। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो प्रधान उपवाक्य या वाक्य किसी संज्ञा अथवा संज्ञा के पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, माता की इच्छा है कि बेटी डॉक्टर बने। इसमें बेटी डॉक्टर बने संज्ञा उपवाक्य है। प्रश्न है, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। इसमें जिसने कल चोरी की थी विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। इसमें उपमुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है? हिंदी में होने वाले कुछ अशुद्धियों के उदाहरण दीजिए। वाक्य रचना के दृष्टिकोण से, इसका उत्तर इस तरह से है, वाक्य रचना के दृष्टिकोण से निम्न 5 तरह की अशुद्धियां होती हैं। इसमें पहला है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, दूसरा अवनति संबंधी अशुद्धियां, तीसरा रूपांतरण रचनांतरण संबंधी अशुद्धियां, चौथा है परसग्र संबंधी अशुद्धियां, अथवा पांचवा पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। उदाहरण के लिए, लता कितनी मधुर गाती है, अवकारी रूपों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां है। मैंने आज जाना है, प्रसंग संबंधी अशुद्धियां हैं। बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, पदक्रम अशुद्धियां है। क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार बताइए। इसका उत्तर इस तरह से है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी क्रियात्मक स्थिति का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे, खरगोश गाजर खा रहा है। यहाँ खाना क्रिया है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सक्रमक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं, करणकर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मोर नाचता है। सकर्मक क्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की अनिवार्यता होती है। जैसे, रेखा ने फल खरीदे।
अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला पूर्व एकर्मक क्रिया, पूर्व द्विकर्मक क्रिया और तीसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। समापिक क्रिया की परिभाषा कीजिए। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मैं पढ़ूंगा हिमालय की बर्फ पिघल रही है। असमापिक क्रिया किसे कहते हैं? उन क्रियाओं को असमापिक क्रिया कहते हैं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त न होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती हो। जैसे वह खेलते हुए गिर गया। वाच्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है क्रिया के जिस रूप से उसके विषय का ज्ञान होता हो उसे वाच्य कहते हैं। यथा राम लिख रहा है, इसमें लिखने का कार्य राम कर रहा है, अतः इसलिए यह वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। जैसे सुधीर पढ़ाता है, इसमें सुधीर कर्ता का कथन का केंद्र है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, इसमें पुस्तक क्रिया का मुख्य विषय है। भाववाच्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें क्रिया का मुख्य विषय कर्ता व कर्म न होकर भाव होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब मुझसे सहा नहीं जाता, इसमें क्रिया का केंद्र भाव है। अव्यय की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर होगा जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयवादी बोधक एवं निपात। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, यहाँ इत्यादि। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के आगे एक अस्पताल है, इसमें आगे संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब होता है उन शब्दों से जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे और, एवं, तथा इत्यादि। विस्मय आदि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा तथा उत्साह आदि के मनोभाव को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आह, शाबाश, हाय, उफ, अरे इत्यादि। निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय किसी शब्द या पद के साथ जुड़कर उससे अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे क्या, काश, सिर्फ इत्यादि। निपात का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा निपात का प्रयोग निम्न कार्यों में किया जाता है, जिसमें पहला है प्रश्न करने में, दूसरा है अस्वीकृति प्रकट करने में, तीसरा किसी शब्द पर बल देने के लिए और चौथा है विस्मय प्रकट करने हेतु।